नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर हैं। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात अचानक इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा उस दिन आया जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में पूरा होना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे इस्तीफे में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो गई है। नियम के मुताबिक इसकी कोई समय सीमा तो नहीं, लेकिन चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। धनखड़ ने इस्तीफे का ऐसा वक्त चुना जब बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की तलाश कर रही थी। धनखड़ के इस्तीफे से बीजेपी का काम बढ़ गया है। जगदीप धनखड़ जनता दल और कांग्रेस के होते हुए भी बीजेपी में शामिल हुए। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी को उनके उत्तराधिकारी की तलाश करनी होगी। उनके पास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश के साथ ही नए उपराष्ट्रपति के तलाश का भी काम दे दिया गया है। बीजेपी को ये दोनों काम ऐसे वक्त में करने पड़ रहे हैं जब लोकसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की असल वजह क्या है? सिर्फ हेल्थ कारण है या बीजेपी नेताओं से वो किसी बड़ी वजह से खफा हो गए हैं? विपक्ष की भी अपनी थ्योरी है। इस बीच धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार विंग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है। क्या लिखा है जान लीजिए। धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज भी उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही के साथ संयम की जरूरत पर भी जोर दिया। मौजूदा सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक मुमकिन हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। धनखड़ पर तोप तलवार ताने रहने वाली कांग्रेस के सुर नरम कैसे हो गए हैं, सवाल यह है। इस पर भी चर्चा डिबेट में होगी, लेकिन पहले प्रतिक्रियाएं सुनिए, मजेदार हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। नहीं पहुंचे और उन्होंने इन्फॉर्म तक नहीं किया, उससे आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं। अभी तो बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट। पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है और जो स्वास्थ्य कारणों का हौला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कुछ स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। हिस्ट्री में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। बाईपास होते तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के कारण तो देखो समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। देखिए, मैं सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अचानक जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, एक चिंता की बात तो है, सब जगह अटकलें लग रही हैं। लेकिन मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि उनका अधिकार है, ये उनसे आग्रह करूंगा कि उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर दें। अच्छा जो है उनका कार्यकाल रहा है, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व है और किसानों के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार से अलग हटके भी कई विषयों को उठाने का प्रयास किया है, तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि मेरी राय है और मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए।
तो जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। विपक्ष की अपनी थ्योरी है, वो कह रहे हैं कि थोड़ी नाराजगी हो सकती है, कुछ बड़े नेता हैं जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बात भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। जगदीप धनखड़ को लेकर कांग्रेस बहुत मुखर रही, विरोधी रही है, लेकिन इस्तीफे के बाद से थोड़ा नैरेटिव बदला। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या हो गया और इसके पीछे की वजह क्या है। स्वागत कीजिए प्रदीप भटनागर की, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रविंदर सिंह जी मेरे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। पंकज पांडे जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं संदीप त्रिपाठी जी से पूछूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य को वजह बताई, लेकिन विपक्ष की अपनी अलग थ्योरी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बाकायदा एक्स पर लिखा कि ठीक है, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हो गया, लेकिन सिर्फ इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण नहीं है, नाराजगी भी हो सकती है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे एक्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे वो दुखी हैं, आहत हैं। संदीप त्रिपाठी। अमित जी, जिस तरीके से जगदीप जी जो है कई बार अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंचों से सरकार के प्रति दिखाते रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि वो सरकार की बहुत सारी नीतियों के खिलाफ रहे हैं, चाहे वह किसानों से संबंधित हो या और भी कई मसलों पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है रहे हैं, इस्तीफा या उन्होंने एक मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी। एक परंपरा रही है कि कोई भी देश का नेता जब इस तरीके की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होता है, उसका मेडिकल बुलेटिन आता है। इससे जो है स्कूल में जो जाती है उनमें एक जो है संदेश जाता है कि नहीं, हमारे नेता का स्वास्थ्य बढ़िया है, अभी किस कंडीशन पे है, अभी क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है, वो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी यदि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी सरकार कर तो, और ये करना चाहिए। दूसरी चीज। तीसरी चीज सर, जिस तरीके से जयराम रमेश जी के संदर्भ में आपने बात की, उन्होंने बताया किस तरीके से 5 बजे तक के साथ लोग बैठे थे और एक बैठक सर उन्होंने बुलाई, उसमें सारे नेता थे, जेपी नड्डा जी नहीं के रहना चाहिए। राज्यसभा में सत्ता के नेता, भाजपा के नेता सदन को रहना चाहिए था उसमें। हाँ। एक चेहरा सर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, उसको भी रहना चाहिए था। क्या कारण था कि जो बैठक सभापति ने, उपराष्ट्रपति ने बुलाई थी, जिसका संदर्भ जो है राज्यसभा के चलने से लेकर उन मुद्दों के समय आवंटन सहित इन सारी चीजों के लिए था, उसमें सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं थे। क्या कारण? तीसरी चीज। चौथी चीज, हम ये कह रहे हैं कि अटकलों का बाजार गर्म हो, उसके पहले सरकार को चाहिए आकर बताए, लोगों को आश्वस्त करे कि नहीं, सर ऑफिशियल बयान होना चाहिए कि नहीं, वो एक ही वजह है, स्वास्थ्य कारण, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अब तक वो भी नहीं हुआ है। तो अटकलों का बाजार तो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर गर्म किया है। और पांचवी चीज, एक बात और कहूंगा, कोई कितना प्रेशर झेले, कितना किसी को आप संकस करिएगा, कितना दबाव डालकर उल्टा सीधा काम करवाइएगा, कभी ना कभी तो आत्मा जगी गई, धनखड़ जी की आत्मा जग गई, दे दिया इस्तीफा, रखो पद अपने पास। अब सर आप सोचिए कितना उल जुलून का, पक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देना है, ये मत करना। धनखड़ जी बढ़िया आदमी नाइस मैन, वो सब देवीलाल जी के चेले, वो राजनीति का वो दौर सब कुछ उन्होंने देखा है। खाटी भाजपाई तो थे नहीं सर, लोगों की तरफ फ्रॉड, 420, दलाली, लोकतंत्र की हत्यारी सोच, ये सारी सोचों से वो थोड़ा सा बाहर, इसलिए वो बाहर से आए, बाहर की सोच से आए, और उनको सोच सब मैच नहीं करती। बार बार धनखड़ जी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाए, इस वजह से। चलिए ठीक है,
आपकी बात का लबोलबाब समझ में आ गया। त्रिपाठी जी, मैं इससे पहले कि प्रदीप जी के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि रविंद्र सिंह जी भी अपना से रखें, अपनी प्रतिक्रिया दें। रविंद्र सिंह साहब, ये बताइए, आपको क्या व्यक्तिगत तौर से लगता है कि आखिर क्या वजह थी? बहुत दबाव में थे जगदीप धनखड़, बीजेपी के नेता उनका सम्मान नहीं कर रहे थे, बीएससी की मीटिंग में रिजिजू नहीं पहुंचे, जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, जबकि उनको प्रोटोकॉल था कि उनको पहुंचना चाहिए था। एक वरिष्ठ नेता, एक अनुभवी नेता, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन जो सबसे बड़ा पद होता है वो पद था, तो क्या कहीं ना कहीं वो डिफेम फील किया उन्होंने, अपमानित महसूस किया, ये वजह थी? या स्वास्थ्य कारण आपको लगता है कि वजह थी सामान्य? अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगदीप धनखड़ जी को अनेक बार अपमानित किया है और उसकी वीडियोज बहुत बार चली हुई हैं जी। इस विषय इसमें तथ्यता नहीं दिखाई पड़ती है। एक चीज जो सबसे संशय प्रकट करती है, बीजेपी की चुप्पी जी। इतना बड़ा संवैधानिक पद से व्यक्ति इस्तीफा देता है, बीजेपी आज तक चुप है जी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को भी 13-14 घंटा लग गया सोचने में। तो बीजेपी की चुप्पी संशय प्रकट करती है। एक जो बीजेपी की आम चाल चरित्र चिंतन चेहरा है कि वो इवेंट करती है। तो दो कारण है इवेंट करने का, एक बिहार चुनाव, एक वर्तमान जो संसद सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद सत्र से पहले हम सामूहिक विपक्ष ये मांग कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पे एक अलग से सत्र चले, क्योंकि समान सत्र जनता के लिए होता है और ऑपरेशन सिंदूर पे अगर चलेगा तो जनता की बातें पीछे रह जाएंगी। तो इस सत्र में ऐसे चीजें आने वाली थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था जी। सबसे पहला तो ऑपरेशन सिंदूर ही था, फिर अमेरिका का बार बार उसमें हस्तक्षेप था, फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोगों ने टीम भेजी तो पूरे तरीके से असफल रहा। कोई भी मतलब कोई भी राष्ट्र हमारे साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ जी। अभी 2-3 दिन पहले इकोनॉमिक यूनियन ने भारत की एक कंपनी का बहिष्कार कर दिया, नायरा का। ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरक्षण पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आरक्षण है कहाँ, जब आपने नौकरियां सारी आउटसोर्सिंग दे दिया संविदा से हटा के। सबसे महत्वपूर्ण इस सत्र में जो विषय आने वाला था जनगणना का, जातीय जनगणना तो छोड़ दीजिए, वोटर रिफॉर्म भी सिंह साहब हाँ आगे आ रहे थे उस पे। तो फिर जातीय जनगणना था, उस पे नहीं आ रहा था। फिर किसानों की आय की बात होनी थी, 33% महिलाओं के आरक्षण की बात होनी थी, और बिहार में जो भी वोटों की डकैती हो रही है उस पर वोटर रिफॉर्म कैसे किए जाएं कि डकैती ना हो सके वोट की। ये सब बहुत बहुत कठिन विषय आने वाले थे। तो ऐसा लग रहा है इवेंट कर दिया उन्होंने। अब इस इवेंट का फायदा कैसे लेंगे? जो हमारे उप सभापति महोदय हैं वो जनता दल यू के हैं, हरिवंश नारायण सिंह जी। तो अब जब वो नहीं हो तो बैठेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया मैनेजमेंट करती है तो वो दिखाएगी कि देखिए बिहार को महत्व दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे कारण है कि पूरा मिला के अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट करने के लिए एक व्यक्ति को शहीद कर दिया। हम लोग ज्यादा वैल्यू करते हैं कि हम लोग सैनिक स्कूल के छात्र हैं, आदरणीय धनखड़ भी जी सैनिक स्कूल के छात्र हैं। तो हम जो सैनिक स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है तो इस बात की निंदा करता है, समाजवादी पार्टी भी इस बात की निंदा करती है कि ऐसे समय पे एक व्यक्ति को, जो सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति इतने बड़े स्तर पे था, उसको उसका बलि चढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निंदा की पात्र है। ठीक है रविंदर जी, जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर, देखिए मैंने इसलिए दोनों प्रवक्ताओं से पहले बात की ताकि मैं क्युमुलेटिव सवाल आपसे कर सकूं। चुप्पी तो है बीजेपी में और इस्तीफा होता है, स्वीकार कर लिया जाता है, स्वास्थ्य वजह थी, चलिए राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लेकिन मेडिकल बुलेटिन जारी करने के बाद जो कांग्रेस कर रही वो भी सही है। आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि दोपहर में उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा में आते हैं, कार्रवाई में सम्मिलित होते हैं, बीएससी की मीटिंग बुलाई जाती है और जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू उस बैठक पे नहीं पहुंचते हैं, प्रोटोकॉल था पहुंचने का, तो दोपहर तक सब बढ़िया था। अचानक रात को 9:30 बजे, 8:30-9 बजे खबर आती है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया। अचानक स्वास्थ्य 5 घंटे में स्वास्थ्य बिगड़ गया। अचानक ऐसा अचानक क्या हो गया जो बीजेपी छिपा रही है या खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है? बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं। ये मिस्ट्री थोड़ा सॉल्व कर देते डिबेट पे प्रदीप जी, तो फिर काम आसान हो जाता विपक्ष का भी। प्रदीप भट्टागर जी
अमित भाई, आपने अभी जो चीजें कही कि राष्ट्रपति माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बेइज्जती और इज्जत की बात की, मैं पहले उस पर ही शुरुआत करता हूँ, उसके बाद सुनना चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रपति, महामहिम और उपराष्ट्रपति, ये दो एक पद ऐसे हैं जो प्रथम पद हैं और सम्मानित और सम्मान के प्रमुख हैं। जब माननीय उपराष्ट्रपति और चाहे 26 जनवरी की या फिर 15 अगस्त की प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री स्वयं स्वागत जी, जिस प्रकार से अभी रविंदर जी बोल रहे थे, समाजवादी क्षेत्रीय नेता, ये इस प्रकार से बेइज्जती बार बार की और देश और दुनिया ने देखा भी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब का तमाम सरल स्वभाव के लोग थे, वह उपराष्ट्रपति किस तरह प्रणाम करते थे, ये एक बार भी भूल जाते थे। इस तरीके से इनके विपक्षी हिंदी करते थे, इस प्रकार से उनकी बिगड़ी और बेइज्जती। तो वही उपराष्ट्रपति जब निकाल के बाहर खड़ा करते थे, बदतमीजी और अनुशासनहीनता की। आज इस प्रकार से आज ये अनुशासन और उनके प्रति सद्भावना दिखा रहे थे। अगर इतनी सद्भावना जनता के लिए उनके वहां उनके राज्यसभा में बैठ के अगर करते तो शायद इतना बड़ा निर्णय निकलता कुछ। अब सद्भावनाओं की जो रेलगाड़ी चलाई दीजिए सब, तो ये तो उनके घर जाके पूछे ना जाके स्वास्थ्य, जब उन्होंने खुद एक पत्र में मेल में लिख के मीडिया और देश को बताया कि मैं स्वास्थ्य के कारण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी उत्तराखंड कार्यक्रम में मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, तो मुझे बेड रेस्ट। उससे कहाँ जोड़ दिया जा रहा है? रिजिजू जी के साथ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो कार्यक्रम में ठीक पहुंचे, उन्हें बैठक में बुलाया, वो बैठक में अगर बैठक में कोई नहीं काम उसमें नोटिस दिया जाता है, ये नहीं हुआ करता। ये कोई कार्य, ये कोई मेरे रविंद्र जी की तरह वो नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद खड़ा करके बाहर कर दिया और एक गरिमा भी है पद। आप देखिए ना, कपिल सिब्बल साहब इनकी पार्टी में आए और मेंबर पार्लियामेंट बने और आउट कर दिया और खुद इन हो गए। इसी प्रकार इन्होंने एक को राज्यसभा और दी, ये बेचारे बाहर निकल गए, वो एसी कमरे में बैठे रह गए। तो ये अपनी तुलना ऐसी करते हैं और लोगों पे और लोगों पे। अब चलते कांग्रेस के पास। जब कांग्रेस आज इतनी सुधरी बन रही है तो आज इल्जाम लगाती कि हमारे को बोलने नहीं जाता, और भी ये खड़गे साहब है जिनको सॉरी क्या नाम अधीर रंजन चौधरी का प्रतिपक्ष रहे, जिनके चुनाव के अंदर पूरे कांग्रेस किया नहीं गया, और तो और कांग्रेस ने उनका बाहर का जो निकाला दिखाया नेता प्रतिपक्ष का, उनसे पूछे कितना मिसबिहेवियर और बदतमीजी में धनखड़ साहब ने बाहर निकाला अनुशासन। तो आज जो उपराष्ट्रपति के हितैषी बन रहे हैं, अगर इतने हितैषी अगर माननीय खड़गे साहब के बन जाते तो शायद उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कर्नाटका के विषय में, DK शिव कुमार जी के विषय में, कि जो हाईकमान फैसला करेगा, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है। देखिए ना, अब मेरे की विडंबना देखी कांग्रेस की, तो कांग्रेस देश की कम पार्टी है, आजादी के आंदोलन की पार्टी है, तो उस पार्टी की विडंबना देखिए, पहली बार रिकॉर्ड होता है कि एक परिवार के 3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक परिवार के 3 लोग प्रमुख पदों पर बैठे हैं, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे अन्य किसी कमेटी में हो। तो ये हाल है। अभी आप खुद, ये आप अमित जी खुद गवाह हैं, आदरणीय खड़गे साहब ने खुद मीडिया के आगे कहा था कि भाई कर्नाटक लेके DK शिव कुमार जी का और सीधा रवैया का जो फैसला करेगी हाईकमान जुटाएगी। नहीं, प्रदीप जी सुनिए, विषय से भटक गए आप। सुनिए प्रदीप जी, सुनिए। सर, विषय से नहीं भटकना। मैंने सवाल पूछा जगदीप धनखड़ को लेकर जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर सफाई दीजिए। सर, एक मेडिकल बुलेटिन जारी करवाइए। तबीयत इतनी खराब है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ दोपहर में 2 बजे तक वो राज्यसभा में कैसे बोल रहे थे और 4 घंटे बाद वो बीमार कैसे पड़ गए? मैं अमित भाई वहीं आ रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ। हाँ, आइए। मैं भटकने वाले में नहीं हूँ। हाँ, जो लोग बात ओवर स्मार्ट बन के दिखाते हैं ना, उनको जवाब देना बड़ा जरूरी होता है जी। जिनको देश और देश की इज्जत और आस्था से कोई इज्जत को लेना देना नहीं है, केवल अपनी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल के काम है, उनके लिए जी। आपने अगर माननीय उपराष्ट्रपति जी की बात की है, माननीय उपराष्ट्रपति अगर पीड़ा अगर होगी तो मीडिया के माध्यम से बताएंगे। ये सूत्र जो घूम रहे ना, जो जासूस बन के कांग्रेस के लोग ना, इनसे कहने से कुछ नहीं होगा। ये स्पष्ट कर दूं मैं, जो भी महामहिम राष्ट्रपति
में कोई भी परेशानी है या उनके मेडिकल की प्रॉब्लम है या अन्य प्रॉब्लम है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, जब वो आके बोले भारतीय मीडिया के आगे, तो भारतीय मीडिया उस चीज को समझे। ये च्याऊ म्याऊ करने वालों से कुछ नहीं होगा। प्रदीप जी, ये सामान्य इस्तीफा नहीं था। प्रदीप जी, ये सामान्य इस्तीफा नहीं था। उनके व्यक्तिगत स्टाफ को भी ये बात नहीं पता थी। जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया है, किसी को जानकारी नहीं थी। अगर ये सामान्य इस्तीफा होता तो सबको पता होता ना प्रदीप जी। सर सामान्य कैसे इस्तीफा होता है? सामान्य इस्तीफा खुद स्वयं दिया गया है एक डिटेल में लिखे, और कैसे पूरे देश को बताया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। चोरी छुपे थोड़े ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया कांग्रेस। और रही आपने बात करी कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया होगा। हमारे पास बहुत सारे गुणकारी लोग हैं जो उपराष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। वो बात तो रविंदर सिंह जी ने कह दी। बिहार में चुनाव है, हरिवंश बाबू की पार्टी देख लीजिए, बिहार में मौका बड़ा है। रविंद्र भाई ने तो साफ साफ बता दिया, कनेक्ट कर दिया कि भाई उपराष्ट्रपति को हटा, हरिवंश बाबू लाइन में लगे हुए हैं, बिहार में चुनाव है। मैं बिहार की बात, चलिए बिहार प्रदीप भटनागर, I'll come to you। अच्छा ठीक है। हाँ, अब बिहार में चलते हैं। बिहार में 35 लोग जो है अपने घर में निकले, तोड़ कर रहे थे, जो चोरी और मौका से डालने के लिए तैयार। पहले तो ये जवाब दे दूं, और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र चीज है, उस एक तो पॉलिटिकल है। दूसरी चीज अभी आपने जो पूछा था उससे तो बिहार कि बिहार की क्या ये जो 8,500 रुपए का जादू समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो ठग कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, 99 बेचारे 99 बने हैं, और 10 साल बाद बड़ी बहुत मुश्किल से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी बने हैं, और समाजवादी पार्टी के पहली बार को नेता विपक्ष बना है। तो ये बता दे क्या झूठ वहां भी चलाएंगे? 8,500 का खटाखट झूठ बोल के राजनीति करेंगे वहां पे, झूठ बोल के वोट पाएंगे, या सच लड़ेंगे? चलिए ठीक है, पंकज पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं कांग्रेस के पास। संदीप त्रिपाठी, इनको जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट के बाद। संदीप त्रिपाठी, क्या जवाब? इनको खटाखट याद आ रहा है सर। इनको यही नहीं पता कि भाई सरकार बनने में कहा था बनती ना मिलता, तब आप कहते हम तो अभी कहेंगे सरकार बन गई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया भाई? पक्का मकान कहाँ चला गया? बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? किसानों की नौकरी कैसे नहीं हुई? हजारों सवाल है सर। उत्तर प्रदेश में आपने कहा था बच्चियों की स्कूटी देंगे, कहाँ चली गई? सर ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों को क्या जवाब दे सर जो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं कि खड़गे जी, तो क्या खड़गे जी ने जो कहा सही कहा, तो क्या गलत कहा भाई? पार्टी के हाई कमान क्या होता है समझते क्या? जैसे आपके यहाँ अध्यक्ष जो है नड्डा जी है, लेकिन आपके यहाँ हाई कमान मोदी जी है, आपके यहाँ अमित शाह है। वैसे हर पार्टियों में होता है भाई। थोड़ी तमीज सिखाइए बोलने के लिए। बेसिक सी चीज पार्टी और सरकार में अंतर नहीं पता आपको। पार्टी क्या होती है, सरकार क्या होती है, अंतर नहीं पता है। और सर एक बात और समझिए कि सर अभी जो मैंने बताया सर, सप्रेशन की राजनीति कोई पहला इस्तीफा नहीं है सर। और ना पहले व्यक्ति है धनखड़ जिनकी आत्मा जगी। इसके पहले बहुत सारे लोग हैं जिनकी आत्मा जगी है। तो उन महान भूमियों का भी नाम आना चाहिए, जिन्होंने कम से कम इनके तानाशाही के खिलाफ जाकर अपने नौकरी, अपने पद पर त्याग पत्र देना ज्यादा मुनासिब समझा, इनकी कुनीतियों का समर्थन देने के बजाय। तो उसमें एक नाम उर्जित पटेल भी है। वो गवर्नर रिजर्व बैंक के सर, इस्तीफा दे दिए सर। और नाम है सर, एक डिप्टी रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनका नाम सर बिरला आचार्य, इस्तीफा दे दिया सर। और सर अशोक लवासा चुनाव आयुक्त सर, इन्हीं ने चुना था। जब ये कहे कि अब फ्रॉडगिरी में हिस्सा नहीं लेंगे, दबाव डाला, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और सर एक नाम है सर प्रशांत किशोर, नीति आयोग के सलाहकार थे, इस पद से इस्तीफा दे दिया। शशिकांत दास जी सचिव, पूर्व वित्त सचिव थे, वो तो मान लीजिए बना दिए गए जो है गवर्नर बाद। आलोक वर्मा हटा दिए जबरदस्ती। ये कहे छापा डालो, उन्होंने कहा नहीं डाले। रात में उनके यहाँ सर एक जो SIT ने क्लीन चिट दिया था गुजरात में, उसको पकड़ के लाके निदेशक बना के हटा दी। और सर नाम है सर, यही नाम नहीं है सर,
और भी लोग हैं जो बिना कारण, बिना कुछ वजह इनके अत्याचार और इनके भ्रष्टाचार में समर्थन न देने की वजह से इस्तीफा देना मुनासिब समझे, लेकिन इनका साथ नहीं दिए सर। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ये वही हम ये आप धनगर की बात करें तो उनके खिलाफ महाभियोग तक लेके आए, अविश्वास प्रस्ताव भी लाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी नीतियों का समर्थन करें, भाई हम उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके दबाव की राजनीति, आपके गुंडाई का हम समर्थन करें। अरे वो उपराष्ट्रपति है, आपके घर के नौकर है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो देश के उपराष्ट्रपति है। तुम गुंडाई करोगे, दबाव डालोगे और कोई देश का व्यक्ति बोलेगा नहीं, विपक्ष की पार्टी सवाल नहीं करेगी, गुंडाई नहीं चलेगी। दिन दूर हो गए हैं, जाने वाले हो। गुंडाई उतार के उसी जेल में भेजा जाएगा जिससे बचकर तड़ीपार निकल कर आया है और जहां से बचकर चौकी पास राजा आया। प्रदीप भटनागर जेल में कटेगा, लिख कर रख लीजिए। प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए, मुझे जाना है पंकज पांडे के पास। ये अधीर रंजन चौधरी साहब है, ये अधीर रंजन चौधरी साहब है, ये बोल रहे हैं, देख लिया आपने? जी जी जी। हेलो अमित भाई जी जी, आपने देखा अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को यूं पूछते हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो हमें फंड नहीं देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए। जिस दिन वो पहला को भी दे देंगे तो चुप हो जाएंगे। ये नेता, पूर्व विपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी जी का स्टेटमेंट है खुला। और कहो तो समाजवादी पार्टी का भी दिखा देता हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया चाचा जी जो है शिवपाल जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे, आतंकवादी और भूमाफियाओं की पार्टी है। सुन लीजिए, अमित भाई, इन बातों से इन बातों का कोई मतलब है? थोड़ा बहुत संबंध हो तो डिबेट में हम लोग ऐसे ना होता है। आपका चाल चले तो आपका प्रतिष्ठित चैनल ऐसे लोगों को उठा के लेके बैठा। अरे भैया चाल पता नहीं, आप तो उनमें से हैं, आप तो उनमें से हैं संदीप त्रिपाठी कि जो और एयर बैठ के कसम खाई थी बच्चों की, अगर तुम मुझे झूठा साबित कर दोगे तो मैं कभी चैनल पे दिखाई नहीं दूंगा। और बेशर्मियों की तरफ चैनल पे दिखाई दे रहे हो। इसका तो कोई जवाब नहीं होता ना संदीप त्रिपाठी, किसी का जवाब नहीं होता। आपके ही एक नेता ने कहा था कि प्रभु श्री राम चारित्रिक है और आपको नाम से कुछ बताया था, और बेशर्मियों की तरफ फिर आप बैठ गए। तो सुनो, पीछे मत बोलो, चुपचाप बैठो, पीछे मत बोलो, पीछे में मत बोलो। सुनो, पता चल रहा है संदीप त्रिपाठी जी, सुनो, बीच में बोलो मत, मेडिकल पीछे में मत बोलो, सुनो, सरकार का पीछे में मत बोलो। कुछ पता नहीं होता ऐसे लोगों को, पता नहीं होता कांग्रेसी क्या है, इनको कांग्रेसी हालत जानकारी नहीं है, पता है, ऐसे लोगों को सब कुछ जानकारी है, सब कुछ जानकारी संदीप जी, सब कुछ जानकारी। सुन लीजिए, अरे सब कुछ पता है, धनगढ़ जी कब बने, बता दीजिए। धनगढ़ जी कब बने, सुनो, परेशान हो गए, कब बने, अभी आईना दिखाया, उपराष्ट्रपति कब बने, हाल वही है, उपराष्ट्रपति कब बने बता दो। आता जाता कुछ नहीं बता के ये कहा जिस बात का मतलब नहीं है। नेहरू जी ने वहां किया, वहां पेशाब किया, गलत जगह पेशाब करने चले गए, सबका क्या मतलब है भाई? मुद्दे की बात करिए। धनगढ़ जी ने इस्तीफा दिया, विपक्ष कह रहा है मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो तो ये बताइए ना। अभी मैंने पूछा, मैंने संदीप त्रिपाठी से पूछा सवाल का जवाब दो, पूछने का हक तुमको कहां से आ गया? सुन लीजिए, मलाई नहीं सवाल भी पूछो। सुन लीजिए, थोड़ा सा सवालों का जवाब देना भी सीखिए। जवाब देने का काम तुम्हारा, सत्ता पक्ष में हो। मैंने अभी आपसे सवाल पूछेगा, जवाब दोगे, जिंदगी में सवाल ही पूछते रहोगे क्या? मुझे ये बता दो, जवाब देना सीखोगे, हाईकमान जवाब देना कब आएगा? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान। चलिए ठीक है प्रदीप भटनागर, ठीक है, डिटेल हो रही है, डिबेट किसी और जा रही है, किसी और तरफ जा रही है। पंकज पांडे, अब देखिए विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है बहुत वाजिब है। नेता कांग्रेस के जो है संदीप त्रिपाठी, उन्होंने कहा भाई मेडिकल बुलेटिन जारी कर दो, दुनिया जान जाए कि सेहत कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है। रविंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति है, मनमाना करने की कोशिश है। दोनों ही जो विपक्ष के नेता हैं उनके जो तर्क हैं बीजेपी इसको क्लेरिफाई कर देती। और भाई इतना रहस्य क्यों, इतनी मिस्ट्री क्यों है भाई?
इस्तीफा हुआ है, फटाफट उधर एक्सेप्ट हो गया, उधर सोशल मीडिया पे इस्तीफा आया। भाई उपराष्ट्रपति है वो देश के, राज्यसभा के तमाम अधिकारी उनके लिए काम करते हैं, वो रूट है इस्तीफा आने का। एक्स पे सीधे नहीं इस्तीफा अपना कोई भेज देता है, वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय नहीं है। पंकज पांडे माननीय है देश के, उनका इस्तीफा एक सिस्टम के थ्रू रूट होकर आना चाहिए था, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नहीं। जितनी समझ मुझे है, मुझे लगता है सवाल बिल्कुल वाजिब है विपक्ष का कि भाई क्लेरिफाई करिए ना, इतना छिपा के दबा के क्यों रखना है? अरे अगला उपराष्ट्रपति आ जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है? पंकज पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित भाई। और देखिए, राजनीति में इस्तीफा दिया जाना और निर्वाचन होना ये राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन जब कोई राजनीति के उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जो कि एक दिन पहले रात तक सारी कार्रवाई, सारे कामों को बहुत उचित प्रकार से, बहुत सही ढंग से कर रहा हो और अचानक वो अपने इस्तीफे की घोषणा कर दे, तो प्रश्न तो उठते हैं। विपक्ष के लिए ये एक अवसर होता है प्रश्न उठाने का, और विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना। विपक्ष को निश्चित रूप से प्रश्न उठाना चाहिए। पंकज जी, शशि थरूर की बड़ी चिंता थी बीजेपी को, शशि थरूर पे बहुत मुखर थे बीजेपी का हर नेता की जबान पे शशि थरूर थे। अब अपने ही नेता, अपने उपराष्ट्रपति के बारे में चुप्पी है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है पिछले 10 घंटे 12 घंटे से। पंकज जी मैं उसी पा रहा हूँ। देखिए ऐसा है अमित भाई, जब कभी इस तरह से अचानक इस्तीफे होते हैं उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के, तो सवाल उठते हैं, और सवाल निश्चित रूप से उठने चाहिए, और सत्ता पक्ष को बाध्य होना चाहिए उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि ये उत्तर केवल विपक्ष के लिए नहीं होता है। ये उत्तर पूरी देश की जनता के लिए होता है। आपको जनता को भी एड्रेस करना है, तो जनता को निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए कि घटनाक्रम क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनता के सामने नहीं लाई जा सकती हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जरूर निश्चित रूप से जनता के सामने आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं एक बात आज जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष के जितने भी नेताओं की टिप्पणियां आई इसमें, उसमें सबसे सधी हुई जो प्रतिक्रिया थी वो सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की थी। उन्होंने बहुत ही सदी हुई टिप्पणी की, कोई राजनीति नहीं की। स्वास्थ्य कारण से चूंकि इस्तीफा दिया गया है, प्रकट कारण ये है, तो उन्होंने उस पर कोई अतिरिक्त कमेंट नहीं किया। अब सपा प्रवक्ता जो टेक ले रहे हैं, ये उनकी पार्टी का टेक हो सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर। देखिए, किसी भी पद से इस्तीफा देने के 2-3-4 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है, जैसा कि इस्तीफे में प्रकट किया गया, व्यक्तिगत कारण। जैसा कि धनखड़ जी ने इस्तीफे में लिखा कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इसके पीछे कुछ चीजें दिखती भी। देखिए, विगत एक कार्यक्रम दिल्ली में था और एक कार्यक्रम नैनीताल में था, कुछ ही समय पहले की बात है ये, जहां पर धनखड़ जी बेहोश होकर गिर गए। जानकारी है इसकी मुझे। दूसरी बात, कई ऐसी जगहों पर उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपने कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया। तीसरी बात, धनखड़ जी की इसी वर्ष एंजियोप्लास्टी हुई है, और एंजियोप्लास्टी के बाद आराम करने की सलाह प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है, और इतने बड़े पद पर रहने पर बहुत दबाव होते हैं, तो निश्चित रूप से उनको विशेष रूप से आराम करने की सलाह जरूर दी गई हो। लेकिन ये स्पष्टीकरण इस बात का नहीं है कि अचानक इस्तीफा हो जाए और उस इस्तीफे का कोई स्पष्टीकरण न दिया जाए। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात पर। एक कारण होता है इस्तीफा देने का कि आप सरकार से नाराज, और एक कारण ये होता है कि सरकार आपसे नाराज थी। ये 2 कारण भी हो सकते हैं इस्तीफा देने के। लेकिन आप सरकार से अगर नाराज होते हैं तो जनता के बीच में ये बातें आती है। देखिए, इस्तीफा देना एक दिन का काम नहीं होता है। इस्तीफा देने के लिए मन बनाना पड़ता है, और उसके पहले से भूमिका बनाई जाती है। पंकज पांडे, यही सवाल है। दोपहर में 3 बजे मीडिया से जगदीप धनखड़ मिल रहे हैं, सबसे रूबरू हो रहे हैं, सबके साथ चाय पानी कर रहे हैं, और 3 ही घंटे के बाद अचानक मन बदल गया, अचानक तबीयत खराब हो गई। मैं उसी पर आ रहा हूँ। 2 दिन पहले सार्वजनिक रूप से जगदीश धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं अगस्त 2027 में अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। तो जो व्यक्ति 2 दिन पहले ऐसी बात कर रहा है, उसके अगले दिन संसद की पूरी कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन सही ढंग से कर रहा है, अचानक वो व्यक्ति स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से अगर विपक्ष मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग करता है तो ये तार्किक है, उचित है, और
भले ही मेडिकल बुलेटिन न जारी किया जाए, लेकिन स्पष्टता आनी चाहिए। और प्रश्न तब भी खड़ा हो जाता है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करने में काफी समय लिया। काफी समय बाद जब उनका ट्वीट आया तो उन्होंने लिखा कि वो काफी बड़े बड़े पदों पर उन्हें काम करने का अवसर मिला। जगदीप धनखड़ जी को बड़े पदों पर काम करने का अवसर मिला। एक एक शब्द का महत्व होता है, हम सभी लोग जानते हैं। और देश का उपराष्ट्रपति जिसने कि स्वास्थ्य कारण को प्रकट करते हुए इस्तीफा प्रेषित कर दिया हो, उसके सम्मान में या उसके लिए जो ट्वीट किया जाए उसमें यह लिखा जाए कि उन्हें बड़े बड़े पदों पर काम करने का अवसर मिला, तो निश्चित रूप से यह संदेहों को जन्म देता है। और बातें होती हैं और बातें होनी चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार के ऊपर ये बाध्यता है कि इसका स्पष्टीकरण दे। ठीक है रविंदर सिंह जी, जो पंकज पांडे कह रहे हैं मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। संदीप त्रिपाठी जो कह रहे हैं मैं उस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, और आपकी बात को भी मानता हूं कि बिहार में चुनाव है, हरिवंश बाबू जेडीयू के बड़े नेता हैं। क्या ये पूरी प्री प्लानिंग थी कि बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव को एक स्ट्रेट मैसेज जाना चाहिए कि जेडीयू और बिहार का कितना ख्याल है बीजेपी सरकार को? ये इस्तीफा क्या जानबूझ कर लिया गया है रविंदर सिंह जी? दबाव में डालकर जबरन इस्तीफा कराया गया? ये आपकी बात से मैं अमित जी सहमत हूँ। और जब भी चुनाव आएगा जी, कहीं पर भी चुनाव होगा, दो घटनाएं घटित होती हैं। एक तो इवेंट होता है जी, और दूसरे कहीं चुनाव होता है किसी क्षेत्र में, तो मोदी जी किसी क्षेत्र में भाषण दे रहे होते हैं। पिछले 10 साल से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो लोकतंत्र के बहुत खिलाफ हैं। एक बात बार बार आ रही है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही हो, स्पेकुलेशन कहा जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग के प्रधानमंत्री रहे हैं स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब। 2003 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई जी, स्टेंट लगा। 2004 में प्रधानमंत्री बन गए। 2009 में बाईपास सर्जरी होती है और फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो अगर स्वास्थ्य कारण होते तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जैसा बड़ा उदाहरण इस देश में है या पूरे विश्व में है, लोकतांत्रिक देश में, जिस व्यक्ति को स्टेंट लगा हो, जिसका बाईपास सर्जरी हुआ हो, 10 साल तक इस देश का सफल प्रधानमंत्री रहा है। ये तो कारण हो ही नहीं सकता है। कारण क्या है इनके वहां? इनके वहां यूज एंड थ्रो। एक सैनिक स्कूल में पढ़ा बच्चा आमतौर पर अनुशासित होता है। सैनिक स्कूल के पढ़े हुए छात्र थे और अनुशासित रहे थे, इतने अनुशासित रहे थे कि उपराष्ट्रपति रहते हुए भी, जो कि बड़ा पद है प्रधानमंत्री से, और झुक के नमस्कार करते थे प्रधानमंत्री मोदी को। शालीनता थी उनमें बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं। शालीनता थी, बहुत शालीनता थी। सच सही शब्द यही है कि शालीनता थी, बहुत शालीन थे। और अगर आप देखिएगा तो इन्हीं को, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी को वेस्ट बंगाल में बहुत प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने ममता जी की सरकार के खिलाफ। फिर इसी सदन में बैठा के राज्यसभा के बहुत दुरुपयोग किया, और आज क्या हालत हो गई सबके सामने है। और ऐसी ये कोई नई इतिहास नहीं है। इस इतिहास के शिकार भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर बलराज माधोक भी हो चुके हैं, नानाजी देशमुख जी भी हो चुके हैं, गोविंदाचार्य जी भी हो चुके हैं, कल्याण सिंह जी भी हो चुके हैं, उमा भारती जी भी हो चुकी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी भी हो चुके हैं, और आदरणीय आडवाणी जी भी हो चुके हैं। ये तो बड़े नाम हैं। छोटे स्तर पे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब गिन पाना संभव नहीं होगा। तो ये निश्चित रूप से मैसेज। प्रदीप जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, बस एक बार रविंदर जी पूरी कर ले बात। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खाली बिहार जीतने के लिए पहले इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया। जो व्यक्ति कभी भी सेना का एनसीसी का ड्रिल भी नहीं किया हो, उस सैनिक बन के उसका फोटो लगाया गया, और अब इस्तीफा ले लिया गया। एक सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र को, एक शालीन व्यक्ति को और एक उपराष्ट्रपति को, मैं नहीं कहूंगा इस्तीफा लिया गया, लेकिन क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दिया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ है वो संशय वाला है जी। वो बीजेपी की चुप्पी पे भी संशय प्रकट करता है, और इस लोकतांत्रिक देश के लिए अगर जब तक स्पष्ट नहीं करती बीजेपी या हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय, तब तक कलंक माना जाएगा। प्रदीप भटनागर,
देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन बीजेपी आपकी पार्टी जवाब दे नहीं रही है। क्या सच में बलि ले ली गई क्या बिहार इलेक्शन के नाम पर एक शालीन उपराष्ट्रपति की? आपको राष्ट्रपति राजनीतिक में तुलना बनवाते हैं। ये तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको स्वयं को पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद का जो होती है वो राजनीति दूर रखती होती है। और आप स्पष्टीकरण पार्टी से मांग रहे हैं। आप स्पष्टीकरण देंगे तो राष्ट्रपति देंगे ना, उपराष्ट्रपति जी, एक पार्टी नहीं देगी। जब चीज सामने आएगी तो चलेगी बातें। अब जिस प्रकार से मैं राजधानी रविंदर जी 2 बार 3 बार ये आर्मी स्कूल के बारे में बात कर चुके हैं, तो बता देता हूँ कि आर्मी स्कूल के वाकई में डिसिप्लिन वाले, इसमें कोई दो राय नहीं आती। मगर रविंदर जी पूर्व मुख्यमंत्री अपने तो शायद आर्मी स्कूल के पढ़े, उनमें डिसिप्लिन, वो फौज की टोपी छोड़ के लाल टोपी एक देश में जो है सर्वधर्म की बात करनी चाहिए, एक समुदाय का विशेष सदैव बोलना है उनके विषय में। क्या आर्मी में ये भी सिखाएगा? अंग्रेजी की आर्मी अलग, तो पहले आर्मी का स्पष्टीकरण थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए। जो आर्मी के पढ़े लिखे जो देश के लिए पहले और विदेशों की आर्मी, जिन्हें अपने देश में विश्वास नहीं हो पाए कि आर्मी के। अब आते हैं दूसरी चीज, लेकिन मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक राजनीतिक पद नहीं है, ये अपनी शुभेच्छा से क्या है वो इसका आर्मी स्कूल का जवाब भी दे दिया। अब किसी पता ये अभी हमारे दिग्गज नेताओं के नाम सर, ये पारिवारिक पार्टी नहीं है कि पापा जी अध्यक्ष बनेंगे, बेटा जी अध्यक्ष बनेंगे, चाचा जी बनेंगे, पांच देवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, भाभी जी मेंबर पार्लियामेंट या जी पार्लियामेंट बनेंगे। कानूनी पार्टी जो भारत की जनता पार्टी है और ये सबकी पार्टी है, इसमें हर धर्म, हर जात, हर समुदाय का लोग, और निर्णय लेने में परिवार नहीं बैठता है। कांग्रेस की तरह नहीं होता है कि हाईकमान चलेगा और हाईकमान बोलेगा। जो एक मुखौटा लगा के आप लोग बोलते हैं, थोड़ा सा एक सामने शीशा जरूर लगाया करिए आप, जिसमें आपको आपकी शक्ल दिखाई देती है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अमित जी थोड़ा सा सुनिए, तो मैं रविंद्र जी को बोलना चाहता हूँ, जितने हमारे दिग्गज है, हमारे काउंटर में उनका नाम क्या है, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, आज भी सम्मानित है। ऐसे वो क्या सम्मान वो मिलता है जो अंग्रेज जी ने पिताजी को स्टेज पे धक्का दे के दिया, चाचा जी को गाली दे के दिया, ये सम्मान नहीं हमारे खून में है, नहीं हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, या मेंबरशिप भी 5 रुपए की है जो आजीवन होती है। तो समझ लेना चाहिए चीज के बारे में। नहीं, प्रदीप भटनागर, ये क्या आप तर्क दे रहे हैं, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, मुझे नहीं पता संदीप त्रिपाठी भी पकड़ पा रहे होंगे कि नहीं, रविंदर सिंह जी भी पकड़ पा रहे होंगे कि नहीं। अब यहाँ पे नेताजी की बात कहां से आ गई? देखिए, जगदीप धनखड़ कोई बीजेपी के कार्यकर्ता तो है नहीं, बीजेपी के कोई नेता तो है नहीं। पूछिए ना, आप पूछिए रविंदर जी से, पूछिए रविंदर जी से, पूछिए कि इतने लंबे चौड़े उदाहरण क्यों दिए, पूछिए रविंदर जी से इतने लंबे चौड़े उदाहरण क्यों। तो रविंदर जी का जो तर्क है प्रदीप भटनागर, वो तर्क तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है जाके ना, आपका तो तर्क ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में हरिवंश बाबू जेडीयू के बड़े नेता, बिहार में चुनाव है इसलिए बलि ले ली गई, उनका तर्क कनेक्ट तो कहीं हो रहा, धरातल पर उनका प्रोजेक्टाइल उड़ के गिर तो रहा है कहीं निशाने पे, आपकी तो बात कहीं प्रोजेक्टाइल कहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बोल देता हूँ। आपने एक बात और कही थी कि भारतीय जनता पार्टी, आ रहा हूँ संदीप भाई, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है जी, स्वयं मैं बैठा आपको दे रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ मैं। हाँ। बिहार चुनाव की बात है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए कुछ भी कैसा भी कर सकते हैं, ये चीज आपने देखी। मैंने भी बोला था ना, 8,500 रुपए के लिए क्या आदमी कर सकता है, तो ये तो आप पे भी लागू होता है, आप भी तो राजनीतिक दल है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं फायदे के लिए। और बिहार चुनाव कोई छोटा मसला तो है नहीं। आप राष्ट्रपति पद को इतना हल्का क्यों कर रहे हैं अमित जी? अरे हमने हल्का कर दिया, हमने हल्का नहीं किया सर। जिस तरह से बीजेपी को जवाब देना चाहिए एकदम मुखर होकर चढ़कर कि ये लीजिए मेडिकल बुलेटिन, ये मेडिकल बुलेटिन है, और जगदीप धनखड़ मीडिया में जाके बात करें, जगदीप धनखड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मीडिया में बोले कि दिस इज द रीजन आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम माय रिस्पेक्टेड पोस्ट। उनको जाके मीडिया से सीधे बोल देना चाहिए, पूरा नाटक खत्म करिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? संदीप त्रिपाठी, इसमें क्या बुराई है? संदीप त्रिपाठी, इसमें क्या बुराई है? जगदीप धनखड़ अगर मीडिया को बोल दे कि मैंने इस वजह से इस्तीफा दिया, इसमें क्या बुराई है? अमित जी राष्ट्रपति के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल बोल रहे सर, राष्ट्रपति कार्यालय संदीप त्रिपाठी, नहीं प्रदीप भाई, आई एम नॉट बाइंग योर आर्गुमेंट। अमित भाई, प्रदीप भाई, आई एम नॉट बाइंग योर आर्गुमेंट, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। संदीप त्रिपाठी, नहीं, अमित भाई,
अभी देखिए कैसे अपनी बातों में कैसे कंट्रोडिक्टरी पैदा कर रहे हैं लोग। अभी कहा कि वो सरकार में उपराष्ट्रपति थे, कोई भाजपा में थोड़ी न थे, हम जो जवाब देंगे। फिर थोड़ी सी देर बाद, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड बाद वो कहते हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और आज भी भाजपा में है। भैया तभी तो पूछ रहे हैं आपसे, मतलब साहब हरदम बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं ऐसे लोगों को पकड़ के मत लाया। अब आते हैं सर आगे बढ़ते सर। प्रदीप भटनागर, ठीक है, सुन लीजिए प्रदीप भाई, for God's sake, just listen to him. Just listen to Congress spokesperson. अरे नहीं भैया, एक पद पे आने के बाद वो पार्टी पॉलिटिक्स दूर हो जाती है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, समझिए दादा। अब सर उनकी बात हो गई हो तो सर उससे कुछ नहीं। प्रदीप जी जवाब ले लें, प्रदीप जी जवाब ले लें। Just allow Sandeep Tripathi to react on your question, sir. Just allow him to speak. Sandeep Tripathi, go ahead, please. Sandeep Tripathi. सर अभी बात आई परिवारवाद की बात आई। अब सर कल्याण सिंह का सर अभी किसी ने नाम, कल्याण सिंह के लड़के का नाम राजवीर सिंह है सर, सांसद हुआ करते थे, भले ही लोगों ने हरा दिया। अब सर इनको शांत कराइए सर। प्रदीप भटनागर सुन लीजिए, अभी वो भी चिल्लाने लगेंगे, डिबेट मजा नहीं आएगा। नहीं, संदीप त्रिपाठी भी बहुत तेज चिल्लाते हैं। सुनिए प्रदीप भटनागर, संदीप त्रिपाठी भी बहुत चिल्लाते हैं, फिर आपको बोलने नहीं देंगे वो। प्रदीप भटनागर फिर संदीप त्रिपाठी आपको बोलने नहीं देंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रदीप भटनागर सुनिए प्रदीप जी, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक सर। अभी आप चिल्लाना है, संदीप त्रिपाठी चिल्लाने लगेंगे, कोई नहीं बोल पाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उनके साथ डिबेट का, वो किसी को नहीं बोलने देंगे फिर वो संदीप जी। सुनिए प्रदीप भटनागर, सुनिए अभी रविंदर जी के पास जाना है, मैं पंकज जी के पास नहीं जा पाया हूं, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं आपको। संदीप त्रिपाठी प्लीज गो अहेड, प्रदीप भटनागर जस्ट लिसन टू हिम, प्रदीप भटनागर प्लीज लिसन टू हिम, प्लीज संदीप त्रिपाठी। देखिए बात जो हो उसका जवाब आना चाहिए। प्रदीप जी की समस्या नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सर मूल चरित्र क्या है, समझिए आप। जो इस मौजूदा सरकार अटल जी वाली की बात नहीं करते, 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री आपसे डरते हैं, आपका सामना करने से डरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आएंगे संबोधित नहीं करेंगे। सदन चला सर, आया अपनी बात किया, निकल गई। आपकी बात का जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं। आज की जो सरकार है, आज की जो भाजपा है, वो वन साइडेड बात करती है, उसको सवाल नहीं पसंद। तो सवाल पूछना तो जिसने कि विपक्ष का जो चरित्र रहा, आज भी वो निकल नहीं पाए विपक्ष। उनको ये नहीं पता कि आज हम सत्ता में है, आज आपको जवाब देना, लेकिन वो आज भी नहीं आ पाए। ठीक है, अब आगे आते हैं जगदीप धनखड़ जी की जिस तरीके से बात, ये सिर्फ एक मसला भर नहीं है सर कि कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे जी, ये अंदर की सच्चाई आनी चाहिए। जो सिस्टम जो अब तक ये बना कर रखा है, उसको धनखड़ जी ने खोल दिया कि अंदर किस तरीके का प्रेशर है, किस तरीके से काम मोदी जी करते हैं, किस तरीके से लोगों को सप्रेस किया जाता है। तीसरी चीज सर, अभी किसी ने कहा कि कांग्रेस जो है भाजपा सभी जाति धर्म और फला फला की पार्टी है। मुस्लिम समाज की आबादी इस देश में लगभग 15 से 20% है। भाजपा के मात्र 2 इलेक्टेड सांसदों के नाम बता दे सर। आलू का सर, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं। शहनवाज हुसैन सर, इतना बड़ा नेता साइडलाइन कर दिए गए सर, साइडलाइन कर दिए गए शहनवाज हुसैन, राजनीति सर खत्म हो गई। मुख्तार अब्बास नकवी सब रिश्तेदारी भी कर लिए थे हिंदू में, मतलब इतना कुछ कर लिए, उसके बाद भी उनकी भी राजनीति खत्म सर। सर आप कहां सबके साथ विकास की बात करते हैं और मनवादी सामंतवादी चेहरा आपका कैसा है? ठीक है संदीप भाई, ज्यादा वक्त नहीं है मुझे पंकज पांडे के पास जाना, माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं संदीप भाई, बिल्कुल माफी चाहता हूं, और तमाम प्रवक्ताओं को माफी चाहता हूं, ज्यादा वक्त ले लिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। जनता के बीच जानी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। पंकज पांडे 2 मिनट बचे मेरे पास, पंकज पांडे कंक्लूड करिए, डिबेट कंक्लूड करिए। ठीक है संदीप त्रिपाठी, ओके थैंक यू। पंकज पांडे प्लीज कंक्लूड।
जी देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही जगदीप धनखड़ साहब थे और यही कांग्रेस पार्टी थी। पिछले साल कांग्रेस पार्टी जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। वो बात तो कह ही रहे हैं, वो संदीप त्रिपाठी भी कह रहे हैं। मैंने पहले कह दिया भाई, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब बिल्कुल उनके विचारों से सहमत रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारे पड़ोसी से हमारी नहीं जमती। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना सर कि हमारे पड़ोसी के पड़ोसी वाला आकर उसको थुथुर कर चला जाए, हम देखते रहे सर। संदीप जी कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे। ठीक है पंकज पांडे, बात पूरी कर लीजिए। ठीक है पंकज पांडे, प्लीज प्लीज कंप्लीट। दूसरी बात, ठीक है कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। संदीप भाई जस्ट होल्ड ऑन पंकज पांडे ठीक है। मोदी जी को पहले कहना लल्ला पैदा कर ले, चर्चा बाद में बनाइएगा। जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है, ये थोड़ा को पत्नी छोड़ के भागना पड़ा। एक बात जवाब मिलेगा। कोई छोटा कारण नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन विपक्ष के लिए एक अवसर होता है इस तरह की बातों में प्रश्न करना, विपक्ष का दायित्व भी है प्रश्न करना। तो विपक्ष प्रश्न कर रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। स्पष्टता सरकार की ओर से दी जानी चाहिए या धनखड़ साहब की ओर से कोई स्पष्टता इस पर आनी चाहिए, जिससे कि एक जनता तक एक संदेश जाए कि सही रूप से स्थितियां क्या है। ठीक है, बाकी विपक्ष का काम है वो बिहार के चुनाव से भी जोड़ेगा और तमाम चीजों से जोड़कर इस पर बातें करेगा। ठीक है रविंदर सिंह जी, लास्ट 60 सेकंड सर, 60 सेकंड आपके पास। रविंदर जी, आपके ऊपर एक आरोप लगा कि राष्ट्रपति पद को हल्का कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद को। इस देश में हर व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे है उसको जनता चुनती है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं जी। तो अगर जनता उस संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के बारे में सवाल पूछती है तो उस पद को हल्का नहीं करती है, या भारतीय जनता पार्टी को मान के रखना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई, आई एम वेरी सॉरी, वक्त ज़्यादा नहीं। संदीप त्रिपाठी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज पांडे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रविंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दो बहुत अहम बातें हैं। पहली अहम बात तो यह है कि वो उपराष्ट्रपति 140 करोड़ आबादी के हैं, सवाल पूछने का हक मुझे भी है। मेरे उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेकर क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है, यानी जनता को नहीं मिल रही है। मीडिया को माइनस करिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई ऑल्सो नीड टू नो कि मेरे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया। इसे लेकर मेडिकल बुलेटिन आना चाहिए, बीजेपी को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि सवाल जो सियासी गलियारों में है वो बीजेपी की मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और विपक्ष तलवार निकालकर बैठा हुआ है। रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।